ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ का एक और एप्लीकेशन। यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एज वी आर यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ, तो वी ऑल नो द फॉर्मूला dB इक्वल्स टू म्यू जीरो बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, और जनरली ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सी अटेंटिवली हाउ टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर हम लोग कंसीडर किए थ्रू विच आई करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन हम डाउनवर्ड भी ले सकते थे। इट विल नॉट मैटर, आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल फाइंड कि करंट के डायरेक्शन को अगर रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। So you don't have to bother about the direction of current. Anyways, I have taken direction of current flowing through the wire in upward direction. इस वायर के ऊपर हम एक लेंथ एलिमेंट को सिलेक्ट किए। सपोज एक्स वाई बी अ लेंथ एलिमेंट DL, और जैसे कि हम लोग डिस्कस किए हैं इससे पहले भी, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो मिड पॉइंट से लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन भी हम लोग अपवर्ड ले लिए। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DL। हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट A, और इस A पॉइंट का डिस्टेंस है इस लेंथ एलिमेंट के मिड पॉइंट से R be the distance of the point where magnetic field is to be calculated from the midpoint of length element. DL और R के बीच जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग फिर से थीटा से मार्क किए। नाउ यू मे यूज बायो-सावर्ट्स लॉ। हमें पता है dB इक्वल्स टू म्यू जीरो बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो O से B एक डिस्टेंस हम लिए हैं, दैट इज लार्जर वर्सन ऑफ DL। माइंड इट, अगर लेंथ एलिमेंट को हम DL लिए हैं तो इस लेंथ का एक बिगर सेक्शन O2B, ये इसी लेंथ एलिमेंट का एक बड़ा सेक्शन है। तो O2B इस लेंथ को रिप्रेजेंट करना होगा हमें L से। अगर हम यहाँ dx लेते हैं तो इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो O2B इस लेंथ को हम L से मार्क किए, और B2A एक्चुअली दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर वेयर द फील्ड हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो B से A ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग A से मार्क कर लिए। इससे बेनिफिट ये हो रहा कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल चुका है, और पूरे कैलकुलेशन को हम इस राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे ही करेंगे। सी व्हाट यू हैव टू डू। एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा है, इस कारण से सिंपल स्टेप्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक्चुअली हमें करना क्या है, तब शायद प्रैक्टिस से हम लोग इस डेरिवेशन को बहुत इजीली कर सकते हैं। डीबी के एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स को हम लोग रिप्लेस करेंगे।
कौन कौन सा टर्म्स? आई हैव टू रिप्लेस साइन थीटा, आई हैव टू रिप्लेस dl एज वेल एज r। तो इस तीनों टर्म को हम रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे हैं। पहले बात करते हैं साइन थीटा। क्या इस ट्राइंगल से हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं थीटा प्लस फाइव दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री? ऑब्वियसली। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा कैन बी रिटन एज 90 माइनस फाइव और साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 माइनस फाइव दैट इज कॉस फाइव। तो पहला रिप्लेसमेंट साइन थीटा को हम लोग रिप्लेस करेंगे कॉस फाइव से। अब बात करते हैं आर को कैसे रिप्लेस करेंगे। सो सी दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये है बेस। अगर हम फाइव को बेस एंगल माने तो ए इज बेस, एल इज परपेंडिकुलर एंड आर इज हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्राइंगल में कॉस फाइव कैन बी रिटन एज ए बाई आर। कॉस फाइव को हम लोगों ने लिखा है ए बाई आर और आर कैन बी रिटन एज ए बाई कॉस फाइव दैट इज ए साइन फाइव। तो आर को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं ए सेक फाइव से। आर कैन बी रिप्लेस्ड बाई ए बाई कॉस फाइव दैट इज ए सेक फाइव। अब बारी है डीएल का। डीएल मीन्स एल को डिफ्रेंशिएट करना होगा तब जाके हमें डीएल मिलेगा। तो देखते हैं इस ट्राइंगल में एक और रिलेशन हम लिख सकते हैं एल बाई ए, एल बाई ए दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस दैट मीन्स tan फाइव, एल बाई ए दैट इज tan फाइव और एल इक्वल्स टू ए tan फाइव। अब डीएल चाहिए तो एल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डीएल इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट tan फाइव का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। तो तीनों टर्म को रिप्लेस करने में हम लोग कामयाब हो गए और एज यू आर सीइंग ये तीनों टर्म फाइव के फॉर्म में आ रहा, एक सिंगल वेरिएबल फाइव के फॉर्म में आ रहा। तो अब बायो-सावर्ट्स लॉ के मेन फॉर्मूले में हम लोग इस तीनों टर्म को रिप्लेस करके लिखते हैं डी बी इक्वल्स टू म्यू जीरो बाई फोर पाई आई इंस्टीड ऑफ डी एल ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, साइन थीटा के जगह पर कॉस फाइव और आर स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल हुआ, एक ए का टर्म कैंसिल होगा। आफ्टर ऑल यू विल हैव डी बी इक्वल्स टू म्यू जीरो बाई फोर पाई आई बाई ए कॉस फाइव डी फाइव। This is the expression for small amount of magnetic field produced at point A due to this length element। लेकिन हमें पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली द टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस वेरी टर्म वेयर फाई इज वेरिएबल। तो म्यू जीरो आई बाई फोर पाई आई, फोर पाई ए इज टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन और बच रहा कॉस फाइव डी फाइव। अब इसमें वेरिएबल क्या है? ऑब्वियसली फाइव इज वेरिएबल। लेट अस सी फाइव कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा। सपोज मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और कहीं यहाँ हम एक पॉइंट लिए हैं ए जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दिस एंगल इज फाइव। एक लेंथ एलिमेंट हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते थे, उस सिचुएशन में फाइव होता ये एंगल। इस लेंथ एलिमेंट को हम चाहते तो यहाँ भी ले सकते थे और इसके मिड पॉइंट से अगर हम ए को ज्वाइन करते तो ये होता फाइव। एक बार फाइव को कैलकुलेट करते समय हम इस और रोटेट कर रहे हैं, इस लाइन से सेंट्रल लाइन के तरफ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं और एक बार फाइव को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस लाइन से सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। इफ़ एनी वन ऑफ द एंगल इज फाइव वन और दूसरे एंगल को फाइव टू लिखें
तो एक्चुअली इंटीग्रेशन का लिमिट होगा phi1 to phi2, बट एज यू आर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशंस आर डिफरेंट, तो मैथमेटिकल टर्म में एक एंगल को नेगेटिव लिखेंगे और दूसरे एंगल को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। तो लिमिट में हमें सिर्फ दो एंगल को सब्स्टिट्यूट करना है, एक एंगल नेगेटिव लिखना है, दूसरा पॉजिटिव लिखना है। तो सपोज हम फाई का लिमिट ले रहे हैं -phi1 to phi2। सो दिस इज μ0 I by 4 pi a cos phi का इंटीग्रेशन sin phi और लिमिट हो गया -phi1 से phi2, दैट इज μ0 I by 4 pi a sin of upper limit that is sin of phi2 minus sin of -phi1, sin of minus theta means minus sin theta और आगे एक माइनस है means this will be plus sin of phi1। So remember this is the final formula for magnetic field μ0 I by 4 pi a sin of phi1 plus sin of phi2। phi1 और phi2 एक्चुअली क्या है यहाँ पर, phi1 और phi2 वायर का दो एंड्स पॉइंट ए के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा, इस एंगल को हम phi1 और phi2 से रिप्रेजेंट किए। नाउ सी वी आर डिस्कसिंग टू केसेस। केस नंबर 1, इफ द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड पॉइंट P लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द वायर। मान लेते हैं ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, काफ़ी लंबा एक वायर है, और पॉइंट A जहां हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये पॉइंट A वायर के मिड पॉइंट पे है। तो सपोज दिस इज पॉइंट A जो इस वायर के मिडल सेक्शन से क्रॉस कर रहा है, और ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। से जितना लंबा होगा ये वायर, ये एंगल phi1 और phi2 उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। एज यू आर सीइंग, वायर जितना लॉन्ग होगा ये एंगल phi1 और phi2 उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो व्हाट विल बी देयर अल्टीमेट वैल्यू, एक एंगल 90, दूसरा एंगल भी 90, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये जितना बड़ा हो ये एंगल इंक्रीज कर रहा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 90 ही हो सकता है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए हम लोग phi1 और phi2 दोनों का वैल्यू 90 रखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा μ0 I by 4 pi a sin 90 plus sin 90, दैट इज 1 plus 1 2, 2 और 4 कैंसिल हुआ, दैट इज μ0 I by 2 pi a। हर एक कैलकुलेशन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि किसी प्रॉब्लम में कहा गया स्ट्रेट वायर, तो हमें मान लेना होगा वो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और उसके सेंटर पे एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस a मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा μ0 I by 2 pi। नाउ सी व्हाट विल हैपन इफ द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग बट द पॉइंट A लाइज एट वन एंड। अब हम लोग पॉइंट A को इस वायर के मिड पॉइंट पे नहीं ले रहे, बल्कि पॉइंट A को हम लोग वायर के एक एंड में ले रहे हैं। सपोज ये है पॉइंट A, तो यू कैन इजीली से अगर ये पॉइंट A किसी एक एंड में हो तो एक एंगल तो 90 होने वाला, phi1 और phi2 दोनों में से एक एंगल 90 होगा एज द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, जबकि दूसरा एंगल सिंपली 0 हो जाए। तो इफ द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड पॉइंट A लाइज एट वन एंड, देन एनी वन ऑफ द एंगल इज 0। phi1 को 0 लिए, phi2 को 90 लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा μ0 I by 4 pi a 1 plus 0, दैट इज μ0 I by 4 pi a। मीन्स कुछ ऐसा समझ आ रहा हम लोग को कि वायर के एक एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वायर के मिडिल में प्रोड्यूस्ड होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का जस्ट हाफ है। इस एक्सप्रेशन का हाफ है ये एक्सप्रेशन। तो मिड पॉइंट पे प्रोड्यूस्ड होने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक एंड पे प्रोड्यूस्ड होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का जस्ट डबल होगा। Lastly, keep in mind what will be the direction of magnetic field.
No more discussion is needed because I think you have read this topic about the direction of magnetic field for a straight wire in class 10th also. अगर वायर के थ्रू करंट अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा यूजिंग राइट हैंड थंब रूल यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा और इन सभी सर्कल्स का डायरेक्शन एज यू आर सीइंग इन राइट हैंड थंब रूल रेस्ट फिंगर का रोटेशन है इस डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो अपवर्ड करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स डायरेक्टेड एंटी क्लॉकवाइज। अगर डाउनवर्ड करंट होता तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होता बट दिस टाइम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रिमेंबर द फिगर यू हैव ड्रॉन इन क्लास 10th। अपवर्ड करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड is in the form of concentric circles directed एंटी क्लॉकवाइज, याद होगा ये। और डाउनवर्ड करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी था इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बट दे आर डायरेक्टेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर।